हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने लॉ के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और हम थे चैप्टर नंबर 3 और इलस्ट्रेशन कर रहे हैं पेज नंबर 29। ए प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी कंटेंट सर्टेन मिस स्टेटमेंट। इन्होंने प्रोस्पेक्टस इशू किया कंपनी ने, उसमें कुछ उन्होंने जानकारी गलत लिख दी है। ऐसा क्यों लिखा होगा? क्योंकि भाई कंपनी के शेयर्स बिक जाए, लोग पैसे दे दें इनको। ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट रिगार्डिंग मिस असेसमेंट मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, वन ऑफ द एक्सपर्ट्स अनिलेश हु हैड अर्लियर गिवन हिज कंसेंट। अब जब इनको पता चला कि भाई प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट है, तो जो एक एक्सपर्ट था अनिलेश नाम का बंदा, उसने अपनी सहमति वापस ले ली। क्योंकि पहले उसने सहमति दी थी कि फोर्थविथ गिव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस स्टेटिंग द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट, मतलब पहले उसने सब कुछ, जो इसमें एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी कंफर्मेशन देते हैं, सहमति देते हैं, और इसने भी दे दिया। लेकिन बाद में उसको पता चला भाई प्रोस्पेक्टस में तो कुछ गलत लिखी है, तो इसने पब्लिक नोटिस दे दिया और उसमें बता दिया कि प्रोस्पेक्टस जो इशू है वो उसकी बिना नॉलेज और बिना सहमति के हुई है। इज इट पॉसिबल फॉर अनिलेश टू स्केप लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट द प्रोस्पेक्टस। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे केस में अनिलेश बच सकता है? वो कह सकता है कि जो प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट, उसकी वजह से जो भी अगर लाइबिलिटी आती है नीलेश के ऊपर, उससे वो बच जाएगा। क्योंकि वो कह सकता है कि मैंने पब्लिक नोटिस में ये सब बता दिया था कि मेरी नॉलेज और मेरी कंसेंट के बिना। लेकिन यहाँ तो क्या था कि अर्लियर गिवन हिज कंसेंट, अनिलेश हु हैड गिवन अर्लियर, इसके पहले तो उसने कंसेंट अपना दिया था। अब देखते हैं इसका जवाब। सेक्शन 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखो, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कंटेंट पता है तो अच्छे से कंटेंट लिखना। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 से लिख लो शुरू। मुझे तो याद है इंटरमीडिएट में मैंने कभी कोई सेक्शन कोट ही नहीं किया। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 states that no person shall be liable under section subsection 1 if he proves that the prospectus was issued without his knowledge or consent। भाई कंपनी एक्ट तो ये कहता है कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि किसी भी उस बंदे के बिना नॉलेज के, बिना कंसेंट के अगर प्रोस्पेक्टस इशू है तो वो बच जाएगा, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी। एंड दैट ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ इट्स इशू ही फोर्थविथ गिव अ रीजनेबल पब्लिक नोटिस। और वो एक पब्लिक नोटिस भी दे देगा। इट वाज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, बता देगा कि ये जो नोटिस, ये जो प्रोस्पेक्टस इशू है वो मेरी बिना नॉलेज और बिना मेरी सहमति के हुआ है। द केस ऑफ अनिलेश इज कवर्ड अंडर द अबव एक्सेप्शन। जो अनिलेश का जो केस है वो इस एक्सेप्शन में कवर्ड होता है बाई सबसेक्शन 2, देयरफॉर ही विल एस्केप लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। और वो बच जाएगा क्योंकि उसने ऐसा पब्लिक नोटिस में कर दिया है या पब्लिक को बता दिया उसने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। नेक्स्ट है 31 पेज पे क्वेश्चन इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन आंसर। एन अलॉटी ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी ब्राउट एक्शन अगेंस्ट अ डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट मेड इन प्रोस्पेक्टस। एक बंदे ने, मेरे जैसे या आपके जैसे बंदे ने शेयर ले लिया। अलॉटी मतलब जिसको शेयर अलॉट हुए, हमें शेयर अलॉट हो गया। फिर हमें बाद में पता चला कि भाई डायरेक्टर ने तो प्रोस्पेक्टस में गलत स्टेटमेंट्स दे दी थी शेयर्स लाते इशू करते टाइम, तो हम उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। द डायरेक्टर कंटेंडेड दैट द स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स एंड ही सिंपली रिलाइड ऑन। डायरेक्टर कह रहा है कि भाई जो बिजनेस के ओनर हैं, प्रोमोटर, उन्होंने ये स्टेटमेंट बनाई है और मैंने तो बस उस पर विश्वास कर लिया। इज द डायरेक्टर लाइबल अंडर द सर्कम। क्या ऐसे केस में डायरेक्टर लाइबल होगा? क्या डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी होती है? तो आंसर इज यस, द डायरेक्टर शैल बी हेल्ड लाइबल। डायरेक्टर ऐसे केस में बच नहीं सकता, वो लाइबल रहेगा फॉल्स स्टेटमेंट के लिए प्रोस्पेक्टस में जो भी चीजें लिखी गई हैं एज पर कंपनी एक्ट 2013। वेयर एज सेक्शन 34 इम्पोजेस अ क्रिमिनल पनिशमेंट ऑन एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इशू ऑफ सच प्रोस्पेक्टस। क्रिमिनल पनिशमेंट भी दिया जाएगा उन सभी को जिसने ये प्रोस्पेक्टस को इशू करने के लिए ऑथराइज किया हुआ है। Section 35 more particularly includes a director of the company in the imposition of liability of for such misstatement। और Section 35 डायरेक्टर को भी इम्पोज करता है कि भैया तुम्हारी भी गलती है, तुम्हारी लाइबिलिटी बनेगी। सर्टेन सिचुएशन व्हेन अ डायरेक्टर विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट। अब वही चीज़ है कि कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें डायरेक्टर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी अगर ऐसा कुछ मिसस्टेटमेंट हुआ है प्रोस्पेक्टस में। लेकिन उसके लिए क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या है कि वो बता दे, पब्लिक नोटिस कर दे, पब्लिक नोटिस के थ्रू बता दे जो इस प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है मेरे बिना सहमति के, बिना मेरी नॉलेज के, तो वो बच सकता है। लेकिन ऐसा तो इसने कुछ किया नहीं। बट नो सच एक्सेप्शन स्पेसिफाई दैट रिलाइंग ऑन द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। तो इसमें तो कुछ बताया नहीं है। इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर अ डायरेक्टर टू स्केप लाइबिलिटी फॉर मिस। ये जो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं जो प्रमोटर ने ऐसा कर दिया, नहीं, आप ऐसे करके नहीं बच सकते और आपके ऊपर लाइबिलिटी आएगी मिस स्टेटमेंट की। Now, the next example on page number 33. Example: a huge sums of money were collected under a document described as Project Overview by NRIs, but shares not allotted in the proposed joint venture company। एक बहुत सारा अमाउंट कलेक्ट कर लिया एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट ओवरव्यू एक डॉक्यूमेंट बनाया उसके थ्रू NRI ने,
एनआरआई से ले लिया, बट शेयर्स उसको नहीं दिए ये प्रपोज जॉइंट वेंचर कंपनी। इंस्टेड द मनी वाज डाइवर्टेड टू सम ऑफशोर कंपनीज, और जो मनी है वो पैसे किसी और कंपनीज को डाइवर्ट कर दिए, ठीक है, कंट्रोल बाय द एक्यूज्ड पर्सन, जो बंदा है जिसने पैसे का इस्तेमाल किया उसके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी कंपनी, उसमें वो पैसा डाइवर्ट कर दिया। नाउ प्राइमा फेसी ऑफेंस है, तो इसको माना जाएगा ये एक ऑफेंस है, ठीक है, बस एग्जाम्पल बताने के लिए था। नाउ इलस्ट्रेशन, एम अप्लाइज फॉर इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, पेज नंबर 33 पे एम ने अप्लाई किया इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे, विच कंटेन्स मिस स्टेटमेंट, और उस प्रोस्पेक्टस में गलतियां थी, मिस स्टेटमेंट थी। द शेयर्स आर अलॉटेड टू हिम, शेयर्स भी अलॉट हो गए। हु आफ्टरवर्ड ट्रांसफर देम टू एन, उसके बाद उसने क्या किया, एम ने शेयर ट्रांसफर कर दिए एन को। वेदर एन कैन ब्रिंग एन एक्शन फॉर अ रेजिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस स्टेटमेंट सेक्शन 37, क्या अब एन को पता चला कि यार प्रोस्पेक्टस में तो गलती थी, क्या अब एन एक्शन ले सकता है? ओरिजिनली तो एन ने होल्ड नहीं किए थे, ओरिजिनली एम ने होल्ड किए थे, लेकिन एम ने एन को ट्रांसफर कर दिया, तब एन को पता चला क्या एन ऐसा ले सकता है? आंसर इज नो, एन कैन नॉट ब्रिंग एन एक्शन फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बाइंग शेयर्स फ्रॉम एम। एन नहीं कर सकता है ऐसा कि भाई मैं उससे शेयर नहीं खरीदूंगा ऑन द ग्राउंड मिस स्टेटमेंट मेड इन प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस में ऐसे गलतियां, सेक्शन 37 डज नॉट बिकम एप्लीकेबल इन सच केस, ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 37 एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट वर्दी दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ए सूट में बी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर सेक्शन 34, 35, 36 ओनली बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय एनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट। सिर्फ वही बंदा ऐसा कर सकता है जो इस के मिस स्टेटमेंट के थ्रू अफेक्ट हुआ, और इन द इंक्लूजन और ओमिशन ऑफ एनी मैटर इन द प्रोस्पेक्टस। देयरफॉर ओनली एम इज एलिजिबल टू फाइल अ सूट, सिर्फ एम ही ऐसा कर सकता है क्योंकि एम ने ओरिजिनली होल्ड किया था, एन नहीं कर सकता है। चलें आगे। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 36। इलस्ट्रेशन, मिस्टर राजू, one of prospective investor under section 37 of this act, sue the person who authorized the issue of prospectus for the fraudulent misstatements they made in the prospectus। मिस्टर राजू एक प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हैं, उन्होंने कंपनी के ऊपर या जो उसने भी प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था उसके ऊपर केस कर दिया कि भैया फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट किया है तुमने प्रोस्पेक्टस के अंदर। नाउ मिस्टर राजू, उसने कंप्लेंट फाइल कर दिया 420 का भी, 420 चोरी वाला जो होता है धोखाधड़ी का, और द आईपीसी 1860। बताओ, एक तो उसने कंपनी एक्ट में भी गलती वो कर दिया है ना, फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट के लिए, ऊपर से आईपीसी में भी कर दिया एंड सेक्शन 447 ऑफ। नाउ मिस्टर अंगद, वन ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन, अब मिस्टर अंगद एक ऑथराइज्ड पर्सन है, प्लीड दैट मिस्टर राजू डिड नॉट टुक एनी शेयर्स हेंस ही हैज नॉट बॉर्न एनी सॉर्ट ऑफ लॉस। अब मिस्टर राजू कह रहे हैं, मिस्टर अंगद कह रहे हैं मिस्टर राजू ने तो कोई शेयर्स लिए ही नहीं, वो तो इन्वेस्ट करने वाला था ना, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, शेयर लिए ही नहीं, इसलिए उसको तो कोई लॉस हुआ नहीं, देयरफॉर ही कैन नॉट सीक द रेमेडीज, इसलिए इसको ऐसा कुछ मिलना ही नहीं चाहिए, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, मतलब कुछ भी क्यों एक्शन लेगा ये किसी के फॉर व्हाट ही इज आस्किंग फॉर, एंड दे आर नॉट पनिशेबल फॉर द अंडर सेक्शन 447 बिकॉज फ्रॉड इज नॉट कमिटेड। वो कह रहा अभी फ्रॉड तो हुआ ही नहीं अगेंस्ट मिस्टर राजू। whether the person who authorized the issue of prospectus punishable under सेक्शन 447, मतलब एक बंदा है मेरे जैसा, आपके जैसा बंदा, बस इन्वेस्ट करना चाहता है लेकिन किया नहीं है उसने, और उसको पता चल गया ऐसा है, उसने फिर केस वेस कर दिया। इन दिस केस अब वो सामने वाला कह रहा है नहीं सॉरी अब सामने वाला कह रहा है भाई इसके साथ तो धोखाधड़ी हुई नहीं, इसका मतलब धोखाधड़ी हो जाएगी तब ऐसा होगा क्या? इन दिस केस द पर्सन ऑथराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी पनिशेबल, पनिशेबल होगा वो बंदा सेक्शन 40 फॉर द फ्रॉडलेंट मिस्टेक, क्योंकि उसने फ्रॉडलेंट मिस स्टेटमेंट किया डिस्पाइट द फैक्ट दैट मिस्टर राजू हैड नॉट बॉर्न एनी लॉस। भाई इसके बावजूद कि उसको कोई लॉस नहीं हुआ, क्या वो लॉस होने का वेट करेगा? बिकॉज रॉन्गफुल गेन और लॉस इज नॉट एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्रॉड अंडर सेक्शन 44। भाई कुछ हो जाने के बाद ही थोड़ी ना बोलोगे तुमने गलती की है, तुमने मिस स्टेटमेंट दिया, तो ये माना जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में वो ऑथराइज है, मतलब जो भी ऑथराइजर है वो पनिशेबल है। तो इस टाइप के केसेस आएंगे एग्जाम में भी, और लोग यहाँ पे अगर हम ये ना पढ़ के जाएं तो इमोशनल हो जाए, हाँ यार इसके साथ तो धोखाधड़ी हुई नहीं है, नहीं होना चाहिए यार इसके साथ इमोशनल, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, धोखाधड़ी होने के बाद करते क्या तुम, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, इफ लिस्टेड कंपनी ऑफर द शेयर्स विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ ₹10, अगर एक लिस्टेड कंपनी शेयर्स ऑफर करती है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज़ है, देन एप्लीकेशन मनी शैल बी एटलीस्ट 2.5, तो एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए? 2.5 मतलब 25%। एंड इफ नॉमिनल वैल्यू भैया 100 होगा तो ऑब्वियस सी बात है 100 का 25 रहेगा, एप्लीकेशन मनी कितना रहेगा? 25%, 25 रुपीज़।
चलते हैं आगे। नाउ द नेक्स्ट पेज इज 3.41 पे इलस्ट्रेशन है। After having received 80% of the minimum subscription as stated in the prospectus, 80% minimum subscription receive कर लिया prospectus के according. Now Raksha Detective Instrument Limited, before finalization of the appointment, withdrew 50% of the said amount from the bank for the purchase of certain asset. अब उसके पास एप्लीकेशन का पैसा आया होगा, अलॉटमेंट उसने की नहीं है और उस पैसे का 50% उसने निकाल लिया कंपनी ने अपने बैंक से कुछ असेट्स खरीदने के लिए। देयर आफ्टर इट स्टार्टेड अलॉटिंग द शेयर्स टू, उसके बाद उसने अलॉटमेंट देने शुरू कर दिया अपने मतलब सब्सक्राइबर्स को जिसने भी एप्लीकेशन दिया था शेयर्स खरीदने के लिए। नाउ रश्मि वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स वाज अलॉटेड 1000 इक्विटी शेयर्स। अब रश्मि को 1000 इक्विटी शेयर्स अलॉट हो गए। शी हाउएवर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट। अब उसके बाद वो मना कर रही है कि भाई मैं नहीं ले रही, एक्सेप्ट नहीं कर रही, ऑन द ग्राउंड दैट सच अलॉटमेंट वाज वायलेट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनी। ये कह रहे हैं कि जो अलॉटमेंट हुई है कंपनी एक्ट के अगेंस्ट हुई है, वायलेट हुई उसकी प्रोविजन। आंसर, अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल, रक्षा डिटेक्टिव इंस्ट्रक्शन लिमिटेड हैज रिसीव्ड ओनली 80% ऑफ द मिनिमम, उसको सिर्फ 80% मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मिला है एज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में लिखा तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना ही चाहिए, लेकिन उसको सिर्फ 80% ही मिला है। ठीक है, सिंस मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड इन फुल, और मिनिमम अमाउंट जो है वो पूरा मिला नहीं, द अलॉटमेंट इन कंट्रावेंशन, जो अलॉटमेंट तो गलत हो गया, विच प्रोहिबिट्स द कंपनी फ्रॉम मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज until it has received the amount of minimum subscription stated in prospectus में जितना बोल दिया ना कि इतने मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने ही चाहिए, अगर उतना तब तक नहीं होता तब तक वो अलॉटमेंट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पे तो ये गलती हो गई। ठीक है ना, इट वॉज रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नाउ अंडर सेक्शन 39 सच कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी, और ऐसे केस में जो एप्लीकेशन मनी है वो रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस में जितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए बोला था उतना तो हुआ नहीं, उसका 80% ही बस आया है। देयरफॉर इन द प्रेजेंट केस रश्मि इज विद इन हर राइट्स टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विच हैज बीन इलीगली मेड बाय द कंपनी। तो एक से हेलो, ठीक है मैं आ जाता हूँ, वही अपना उधर ही आना है। ठीक है, ओके ओके। तो therefore in the present, now therefore in the present case रश्मि is within her rights to refuse the allotment of shares। तो ऐसे केस में रश्मि जो है वो अपने राइट्स रिफ्यूज कर सकती, रश्मि हैज राइट टू रिफ्यूज द अलॉटमेंट एंड विच हैज बीन इलीगली मेड बाय द कंपनी। बोल सकती है भाई इलीगली है, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना भी प्रोस्पेक्टस में उतना तो हुआ ही नहीं, उसका 80% ही आया था, तो ये अलॉटमेंट गलत है। ठीक है, एक्चुअली ज़रूरी कॉल थी इसलिए मैंने पिक कर लिया। लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस शुरू की कंसल्टेंसी, तो मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और बिजनेस कंसल्टेंसी में हूँ, और इधर आरओसी और कंपनीज के भी मैटर्स में देखता हूँ। तो एक मीटिंग है तो इसी वजह से मुझे वो कॉल लेना पड़ा, है ना, सॉरी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द एग्जाम्पल, इंडस्विफ्ट फार्मा लैब्स है लिमिटेड इशूड द शेयर्स, उसने शेयर्स इशू किए टू रेज कैपिटल रेज करने के लिए। नाउ आर्टिकल ऑफ इंडस्विफ्ट ऑथोराइज्ड पेमेंट ऑफ कमीशन, जो आर्टिकल है इंडस्विफ्ट ऑथोराइज, उसने ऑथोराइज किया कि कमीशन दिया जाएगा 2% का। सच रेट ऑफ कमीशन शुड नॉट एक्सीड 5%। जो कमीशन का रेट है ना, मतलब शेयर इशू करने पे कमीशन भी देना होता है, तो वो जो कमीशन का रेट है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे तो वो 2% दे रहा है। और इशूड और लेस रेट विच अमाउंट ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल, हेंस कैप ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन अंडर सेक्शन ऑफ दिस। तो अब इसमें उसने बता ही दिया, अपने आर्टिकल में लिख दिया भाई 2% कमीशन है, तो फिर इसकी जो लिमिट है वो 2%, अदरवाइज 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 5% से कम आप अपने आर्टिकल में लिख दो कमीशन के बारे में, वो चलेगा, लेकिन आर्टिकल में 5% से ज़्यादा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैक्सिमम कमीशन है 5%, जबकि इसने अपने आर्टिकल में लिखा 2%, तो 2% ही वैलिड रेट रहेगा कमीशन का। Now next question is illustration है, page number 44. The board of directors of a company decide to pay 5% of the issue price of the shares as underwriting commission to the underwriters। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5% कमीशन देना चाहती है अंडरराइटर्स को, अंडरराइटर्स हेल्प करते हैं शेयर्स को इशू कराने में और सब्सक्राइब कराने में। हाउएवर द आर्टिकल ऑफ इशू द कंपनी परमिट्स ओनली 30%, लेकिन आर्टिकल ऑफ इशू कितना परमिट कर रही है, सिर्फ 3%, तो डायरेक्टर 5% तो दे नहीं सकता। नाउ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फर्दर डिसाइड टू पे द कमीशन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ शेयर कैपिटल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे भाई जो शेयर कैपिटल का जो पैसा आएगा उससे हम कमीशन दे देंगे। आर द डिसीजन टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वैलिड, क्या ये डिसीजन वैलिड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 में? नाउ अंडर रूल 13 कमीशन का जो रेट है वो तो उन्होंने बता दिया कि 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
और या फिर 5% से कम होना चाहिए। नाउ द सेम रूल अलाउ द कमीशन टू बी पेड आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ द इशू और द प्रॉफिट और ऑफ द कंपनी। भाई कंपनी अपने प्रॉफिट से दे और इशू ऑफ शेयर्स दे से दे, वो सब चलेगा। देयरफॉर द डिसीजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पे 5% कमीशन टू द अंडरराइटर्स इज इनवैलिड, लेकिन वो इनवैलिड है सिंस द सेम कैन नॉट एक्सीड द रेट विच इज परमिटेड बाय द आर्टिकल। भैया जो आर्टिकल में जो रेट दिया गया है ना उससे ज्यादा नहीं हो सकता, और आर्टिकल में रेट तो 3% है, तो ये 5% कैसे दे सकते हैं। नाउ द डिसीजन टू पे कमीशन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द शेयर इशू इज वैलिड प्रोवाइडेड इट इज पेड एट द रेट ऑथराइज। भाई डिसीजन है कि भाई कहीं से भी दे पैसा, शेयर के प्रोसीड से, प्रॉफिट से, प्रोसीड दे सकते हैं, लेकिन कम से कम रेट तो उतना ही रखो जितना आर्टिकल ने अप्रूव किया है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट 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 कौन से पेज पे है? नेक्स्ट है पेज नंबर 51, इलस्ट्रेशन। रूही एंड हर ब्रदर Sohit were offered jointly 1000 equity shares of ₹100 each by Soumya Private Software Private Limited under the issue of shares on private placement basis। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्राइवेट, वो ये शेयर मार्केट में नहीं जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में जाएगा क्योंकि लिस्टिंग हुई नहीं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ही नहीं, तो उसने प्राइवेटली एक शेयर्स अपने बेच दिया है 1000 इक्विटी शेयर्स किसी को। ना ऑफर का एप्लीकेशन लेटर एड्रेस टू बोथ कंटेनिंग दियर नेम एज मिस रोही और मिस्टर सोहित। ऑफर लेटर में ये सब लिख दिया उन्होंने, मिस रोही और मिस रोहित का काम का जो नाम है। फ्रॉम होज अकाउंट द कंपनी इज टू टेक सब्सक्रिप्शन मनी। अब सवाल ये उठता है किसके अकाउंट से पैसा लेना है, रूही के या फिर उसके सोहित से। ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजन ऑफ रूल 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मनी इज पेबल ऑन सब्सक्रिप्शन टू सिक्योरिटीज टू बी हेल्ड बाय जॉइंट होल्डर्स शैल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट द पर्सन होज नेम अपीयर्स फर्स्ट। जिसका नाम सबसे पहले अपीयर हो रहा है उसके अकाउंट से पैसा चाहिए इन द एप्लीकेशन। सिंस रूही नेम अपीयर्स फर्स्ट, क्योंकि रूही का नाम सबसे पहले आ रहा है तो उसका पहले उसके नाम पे एप्लीकेशन है। देयरफॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 लाख शैल बी पेबल बाय हर फ्रॉम हर अकाउंट। जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1 लाख का वो उसके अकाउंट से पेबल होगा। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द कंपनी टू इंश्योर दैट द मनी इज पेड फ्रॉम हर अकाउंट। और मनी ये है जरूरी कंपनी के बिहाफ पे कि भी पैसा उसी के अकाउंट से लेना है, नॉट फॉर द बैंक ऑफ अकाउंट ऑफ हर ब्रदर सोहित। उसके सोहित के ब्रदर के नाम से, मतलब सोहित के अकाउंट से नहीं लेना है, क्योंकि पहला नाम रूही का आ रहा है तो रूही के अकाउंट से पैसा लेना है। क्या हम आगे के एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करें? चलिए नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।